नमस्कार भाइयों। आपको पता होगा मैं घटना चक्र के आर ओ सेगमेंट को लेकर के चल रहा था और हमारा इकोनॉमिक्स टॉपिक था। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूर्व की कक्षाओं में मैंने 10 से 12 क्वेश्चन मैंने अटेंड किया है जो ऑप्शन थे, और कुछ फैक्ट भी मैंने बताया हुआ है, और वो क्लास दोनों अच्छी है और मैंने व्यापक रूप से उसे बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जो कि इस लास्ट सेगमेंट का था। तो अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, औद्योगिक संसाधनों का, या सामाजिक संसाधनों का? तो प्राकृतिक संसाधनों का। अस्थायी विकास के तात्पर्य है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे ही कहते हैं कि आप प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करिए कि आप तो इसका उपयोग करें ही और वर्तमान की पीढ़ी करे ही और भविष्य की पीढ़ी भी इसका उपयोग करे। सपोज दैट मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ, एसडीजी गोल आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आपकी एक भूमि है, ठीक है, आप इसमें उगा रहे हैं धान गेहूँ चावल, ठीक है, इसमें उगा रहे हैं, इसको बढ़िया से देख रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं। अब आपके पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराबी निकल गया, सपोज डैट, और उसने इस भूमि को बेच लिया। अब आपकी जो पीढ़ी आने वाली है वो इस पर खेती नहीं कर पाएगी और ये पीढ़ी ये दूसरी कहीं चली जाएगी, ये पूरा का पूरा जमीन खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ? ये एसडीजी गोल है? नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये एक खतरनाक त्रासदी, ठीक है। हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग करते हैं अपनी जो हमें मिली हुई हैं कि उसमें हम तो इसमें खेती बाड़ी करें ही, साथ ही इसकी गुणवत्ता को बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ी भी जो है इसका उपयोग अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में पहला नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग ऊपर हो गया है। तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो कृषि और ग्राम उद्योग बढ़ावा दिया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन करना। आपको पता होगा कि हमारी 50% प्लस जो जनसंख्या है ये क्या है? कृषि पर आधारित है, इसलिए हम विकासशील के देशों की सूची में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति विकसित देशों की सूची में आता है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र ये डेवलपमेंट होकर के आगे होना चाहिए, वहाँ की जनता का ज़्यादा इसमें होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा योगदान जनता का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम विकासशील देश हैं। कोई भी देश जिसका एग्रीकल्चर में ज़्यादा योगदान होता है वो विकासशील देश होता है। वहाँ पर जो होता है प्रति व्यक्ति आय कम ही होती है। हालांकि आपको पता होगा कि हमारी इस समय प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 समथिंग कुछ बता रहा था, वहाँ पे देख लीजिएगा आप गूगल करके, ठीक है। तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत सरकार में कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, इसका तो कोई औचित्य है नहीं, फिलहाल देख लेते हैं के अनुसार भारत में विश्व में निम्नलिखित में से किस फलों का सबसे बड़ा उत्पादक? भैया तो आम भारत सबसे ज्यादा उगाता है और पपीता उगाता है। हमारे यहाँ पपीता इसको बोला जाता है। आम मलिहाबाद में उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलता है और पपीता भी यहाँ पर मिलता है। तो ये दो और चार तो हमारे होंगे, इसलिए यहाँ पर सही होगा। बाकी अंगूर संतरा विदेशी फल है, हमको आपको कहाँ इतना अंगूर सस्ता मिलता है? आम पपीता सस्ता मिल जाता है, यही जान लीजिए और क्या। हालांकि यहाँ जो हमारे यहाँ पपीता हम बहुत ज्यादा हाई रेट करके बेचते हैं ठीक है। तो यहाँ पर भारत में आम केला पपीता नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अंजीर, यहाँ पर 3 नंबर की भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर कृषि का योगदान। अब यहाँ पर लिखा गया देख लेते हैं, इसमें उन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं है। यूपी आर मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न में यहाँ इंगित नहीं किया गया है कि किस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय कृषि योगदान प्रतिशत बनता है। हालांकि 2024-25 में चालू मूल्यों में जीडीपी की कृषि में संबद्ध योगदान जो है 16% है, और 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आय की द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के फर्स्ट इनिंग में जीबीए ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास जीबीए जो होता है, सपोज डैट आपका जीडीपी पूरा राष्ट्र का होता है, लेकिन जीबीए उसका छोटे छोटे पार्टों में देखा जाता है कि ये जैसे कृषि क्षेत्र का अलग है, सेवा क्षेत्र का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का अलग है, इसका अलग अलग से जीबीए निकाला जाता है। ग्रास वैल्यू एडेड जो इसकी वैल्यू होती है उस हिसाब से निकाला जाता है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में योगदान इसका 14.40% है।
तो मोटी मोटा आप 2023-24 में आदि की 17.9% है। तो कृषि सेक्टर आप जान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता है, बस यही जाना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योगदान कितना रहा है? तो यहाँ होगा आपका बी आंसर होगा 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखिए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में लाया गया किसी योजना है, तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद और COR कहते हैं। ठीक है, जिस देश में पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। ठीक है, मतलब पूंजी उत्पाद, जितना पूंजी का उत्पाद है और उसका अनुपात रेशियो जितना नीचे होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात COR अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, भारत में विकास दर में के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। कारण मतलब यह है कि भाई आपके पास इतनी पूंजी लगाने के लिए व्यवस्था आती है कि आप लगा ही नहीं पाते हो। जब आप पूंजी किसी चीज़ में लगा नहीं पाओगे, उसका अनुपात ज़्यादा है, उत्पाद महंगा है और पूंजी आपके पास है नहीं, तो आप फिर जो है स्टार्टअप खोल नहीं पाओगे तो आप फिर विकसित कैसे हो पाओगे? वही चीज़ बताया गया है। अस्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य है भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना। समावेशी विकास क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ क्या कहते हैं? समग्रता के साथ बहुआयामी अवधारणा। यहाँ पर इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बेहतर अवसरों की उपलब्धता को परिलक्षित करता है। आर्थिक विकास से संबंधित जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीन चरणीय प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम चरण में क्या दिया गया है? प्रथम चरण में कहा गया है कि राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी हुई है। मतलब अधिक जन्म दर के साथ साथ अधिक मृत्यु दर भी बनी है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव यहाँ पर है। द्वितीय श्रेणी में विकास की अवधारणा यह कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार होते ही अतः जन्म दर ऊंचे होने के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा कंडीशन ये होगा। तीसरा कंडीशन ये होगा कि अवस्था में राज्य जब विकसित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अभूतपूर्व वृद्धि करते हैं तथा लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और अत्यधिक जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसमें निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर की भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और जन्म भी आप निम्न लोग कम से देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1.9 भारत की फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, तो ये कंडीशन सभी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर इधर क्वेश्चन देखिए, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड आया था किसी इसमें किसानों की आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की गई थी, लोन दिया गया था सस्ते रेटों पे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध निम्नलिखित में से विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में से गलत बात, एकदम गलत बात। 2001 में 1998-99 की, 2001 में कहाँ की गई थी? यह योजना किसान को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, बाकी सॉरी लगाना कुछ और है, यहाँ पर भी देखिए दिक्कत होता है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के, राज्य के, व्यक्ति का मतलब राज्य के, या व्यक्ति और राज्य दोनों को? सी सही है, दोनों के लिए करता है। भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का स्वरूप बनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, पब्लिक और निजी, तो राज्य मतलब होता है सार्वजनिक और व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तिगत, पूंजीवादी, निजी। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताया कल आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन और बीमा का लाभ। भैया इसका वो पढ़ लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। भारत सरकार की कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना में 1 जुलाई 2001 में प्रारंभ किया गया था और यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एक मुफ्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन का लाभ उपलब्ध कराती है। फरवरी 2004 में इसे बंद करके इसी वर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना के अन्य बातों के साथ साथ कृषि क्षेत्रों
को भी शामिल किया गया था। अभी आपको पता होगा कि किसानों के हितों को लेकर के जगदीप धनखड़ जी ने एक बात कहा था कि भाई आपने कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, अभी तक तो समय बीत जा रहा है, आप किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के कुछ उठापटक वाली बात हुई थी, इसलिए वो अपना इस्तीफा दे दिए थे। अब अंदर की बात क्या है वो लोग जाने। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि, अच्छा नहीं है लिखा ना, हाँ, बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना तो होना ही चाहिए। शस्योत्तर व्यवस्था या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ये भी होना चाहिए। मानव संसाधन विकास भी होना चाहिए भाई, जब चूंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो मानव संसाधन के विकास भी होगा। वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका क्या उद्देश्य है? भाई बागवानी में वित्तीय सहायता क्यों प्रावधान किया जाएगा? ये गलत बात है, बल्कि इनको वित्त और चाहिए। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। शस्य गहनता आप कहते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र में खेती करने योग्य जो गहनता होती है करना तथा मानव संसाधन विकास करना होता है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, यह है 10 नंबर। कथन ए में लिखा है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर प्राप्त हो गए हैं। ये तो बात सही है, हम तो आत्मनिर्भर प्राप्त हो ही गए हैं। दूसरा कह रहा है कि अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है, और उपयुक्त वक्तव्य में तो ये भी बात सही है भाई, हम क्यों आयात करेंगे जब हम आत्मनिर्भर हो गए। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पर ए सही है। हरित क्रांति के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के जनक विश्व में क्या है, कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, 1966-67 में भारत में आया हुआ था। ठीक है, 1950 से 51 में कुल उत्पादन 50.8 मिलियन टन था, जो कि 2002 से बढ़कर 2 से 11.9 मिलियन टन हो गया है। इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का कारण क्या होता है कि अच्छी किस्म की गुणवत्ता वाली बीज बोना, अच्छी फर्टिलाइज व्यवस्था करना, अच्छी सिंचाई व्यवस्था, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई आपको पता होगा, उसके माध्यम से सिंचाई करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई गई थी। हरित क्रांति इसमें जो लाभ लेने वाले राज्य हैं इसमें पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश और ज़्यादा लाभ लिए हैं, और वेस्ट बंगाल भी आपका लाभ लिया हुआ है। मुख्यतः इसमें धान की खेती को महत्व दिया गया था और गेहूं की खेती को। ठीक है, तो भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। 2001 से 2002 में भारत में खाद्यान्न का आयात को लगभग 4.5% था, तथा आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो 2001 से 2000 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल मूल्य का 4.5% था, मतलब कुछ चीज़ तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 332.3 मिलियन टन दर्ज हुआ है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह खाद्यान्न उत्पादन जो है 329.7 मिलियन टन दर्ज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हम इधर फैक्ट देखे हैं, क्योंकि फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को खत्म करने के बाद हम फिर कल क्लास लेंगे। क्लास धीरे धीरे चलती रहेगी। केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। आपको पता होगा कि फलों और सब्जियों पर एमएसपी जारी करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। एमएसपी 23 फसलों पर दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सीएसीपी द्वारा कहा गया था कि भारत में जो किसान हैं उनको उचित मूल्य देने के लिए, उचित बाजारी मूल्य देने के लिए इनका एक मूल्य निर्धारित किया जाए, जिससे कि ये हतोत्साहित न हो और ये खेती करते रहें। क्योंकि खेती करेंगे तभी खाद्यान्न उत्पादन में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसान हतोत्साहित हो जाएगा तो आगे फिर काम नहीं करेगा, इससे कि जो है एक खराब चक्र उत्पन्न होगा, फिर हम जो है खाद्यान्न संकट में आ जाएंगे। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एक ऐसा रेट तय करेंगे कि उससे उस रेट पर हम समस्त किसानों की जो गल्ला है, उनका जो उत्पाद तैयार किया है उसको हम खरीद लेंगे। इसी तय मूल्य को हम एमएसपी कहते हैं। 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है और गन्ना के लिए एफएसपी दी जाती है। ठीक है, तो गन्ना के लिए अलग व्यवस्था होती है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले फलों और सब्जियों पर जो है उन्होंने एमएसपी जारी किया हुआ है। मानव निर्धनता सूचकांक 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सेवा क्षेत्र में भारत में घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। ठीक है, घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सेवा क्षेत्र जो है सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, लेकिन उत्पाद में जैसे कि घरेलू सामान बेचने में सेवा क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में
तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। भाई जैसे जैसे आप विकसित होंगे जीडीपी में, वो तृतीय क्षेत्र विकसित होगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र मिडिल में रहेगा क्योंकि उसका निर्माण होता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय सुख का प्रगति का सूचक भूटान देश ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदन का सर्वप्रथम प्रकाशन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल साक्षरता दर, जन्म के समय आयु, संभावित तथा वास्तविक क्रय शक्ति क्षमता आधारित प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल इनकम, मैंने आपको कल बताया था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कास्ट को ही हम जो है नेशनल इनकम कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी लाग लझाव मैंने नहीं किया है। मैंने इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर तरीके से आपको बता दिया है। इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, उनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। मैं आपको जिस तरीके से समझता हूँ इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कभी भी किसी चैप्टर या किसी सब्जेक्ट को आप दिल पर मत लीजिए, उसको समझने का प्रयास करिए। आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्योग वाला देखिए, उद्योग के बारे में आपको पता होगा कि कोई चीज़ हम रॉ मटेरियल है, सबसे पहले जब हम उसको उगाते हैं तो क्या है, किसी सेक्टर में आता है, फिर उगाने के बाद उसको ला करके बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। और जब इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उद्योग। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यमुनानगर हरियाणा, गुवाहाटी असम और बल्लारपुर महाराष्ट्र कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मोरमुगांव, ठीक है, गोवा में है, और इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु पिंजौर जो है प्रसिद्ध है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की अवधि में भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, बीएसपी इसको कहते हैं। भिलाई कहाँ पर है, भिलाई कहाँ पर है, सोवियत रूस। राजभीरू दुबे आपको पता होगा, राउरकेला को जर्मनी ने बनाया था, भिलाई को रूस ने के समर्थक ने बनाया था। ठीक है, तो भिलाई में भी ये जो मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ में होगा या उड़ीसा में होगा, कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। भिलाई संयंत्र का नाम बीएसपी। तत्कालीन सोवियत रूस यूएसएसआर के सहयोग से दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में कारखाना खुला है। ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से। तथा राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा में है। ठीक है, जब ये राउरकेला उड़ीसा में है तो बिहार जो होगा वो क्या हो, कहाँ पे होगा, झारखंड में होगा। ठीक है, तथा उड़ीसा में तथा पश्चिम बंगाल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, राजभीरू दुबे आप याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा आपको। वर्तमान में भारत में कुल महारत्नों कंपनियों की संख्या 12 होगी, अब तो 1-2 बढ़े हैं, ये पुरानी बुक है तो जान लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई थी। आंवला बरेली उर्वरक उत्पादन के लिए तथा मोदी नगर मेरठ में रबर फैक्ट्री है। आपको पता होगा कि माइक्रो यूरिया भी सबसे पहले यहीं पर बनाया जा रहा है। ठीक है, माइक्रो यूरिया उसको कहते हैं यार, लिक्विड वाली यूरिया उसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, हमने पढ़ा था एक बार। आंवला में भी है ये। ठीक है, आंवला बरेली में ही है। बाराबंकी में पॉली फाइबर का उत्पादन होता है, जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना है। सूरत के निकट हजीरा में स्थित त्रिम्बकों का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस आधारित है। कांडला बंदरगाह है गुजरात में, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद कपड़ा उद्योग भारत में सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित व्यापक उद्योग है। और यहाँ पर देखिए देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र के उत्पादन में केंद्र कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती मिल 1818 में कलकत्ता में, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के निकट स्थित है। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कुटीर उद्योग है।
कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है कि आप घर पर बैठकर ही कोई भी चीज़ जो है बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटी मोटी दिया सलाई वगैरह और सब चीज़ें। बड़े आकार पर का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर में है। गुजरात में ही होगा नेपानगर, जो अच्छा सॉरी मध्य प्रदेश में है नेपानगर, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, ठीक है। तो ये रहा आपका इधर फैक्ट और इधर चल रहा है आपका ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला पेज खत्म करते हैं। देखिए इसमें पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, आपको पता होगा। ये बना कैसे था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया इसलिए गया था क्योंकि हम जो एमएसपी पर जो सरकार जमीन जो सॉरी अनाज खरीदती है, वो अनाज खरीदने के बाद एफसीआई के गोदाम है वहीं पर ले जाकर के रख देती है। तो सरकार जो है खाद्य संकट और गरीबों के कल्याण के लिए एक काम करती है कि उनको पीडीएस सिस्टम पर अनाज बांटती है कोटा प्रणाली से। इसके लिए फेयर प्राइस शॉप होते हैं, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप होते हैं या पीएस होते हैं। और ये कोटा जैसे कहते हैं कोटेदार होते हैं, गाँव गाँव देखा होगा आपने। तो वहाँ पर जो है आपको सस्ते रेट पर या फ्री में जो है अनाज दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि पीडीएस का संबंध वर्ष 2000 के प्रकाशित लेख खाद्य एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार 1992, 93, 1998 से 99 में खाद्यान्न पर दिए गए जाने वाले अनुदान की वृद्धि है 2 गुने से अधिक है, 3 गुने से अधिक है, 4 गुने से अधिक है, 5 गुने से अधिक है, तो 3 गुने से अधिक यहाँ पर दिया गया है। मतलब कह रहा है कि जो 2000 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी आर्टिकल 176 में भी यही सही है या 76 होगा, अटॉर्नी जनरल है 76 ना, 148 सॉरी 148 में संविधान में सीएजी का पद बताया गया है। तो उन्होंने ऑडिट करते हैं हर मामले में। तो कह रहे हैं कि 2000 में जो प्रकाशित लेखा और महानियंत्रक परीक्षा की रिपोर्ट थी वह 1992, 93, 1998, 99 के खाद्यान्न पर दिए गए रिपोर्ट की कितने गुने थी? तो 3 गुने से अधिक थी, ठीक है, ये मामला कहा गया है। तो वर्ष 1992 में खाद्यान्न पर दी जाने वाली कुल सब्सिडी 2800 करोड़ थी, जो 98-99 में 8700 करोड़ हो गई और 2025-26 में ये हो गई 4,26,216 करोड़ रुपये। ये 3 गुना अधिक हो गई है, 3 गुने से अधिक वृद्धि हो गई है जो खाद्यान्न सब्सिडी हमको दी जाती है एमएसपी वगैरह पे। तो जिसमें खाद्य सब्सिडी जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम गेहूं वगैरह उर्वरक वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें सरकार सब्सिडी भी देती है, इधर सब्सिडी देती है उधर एमएसपी पर खरीदती भी है। तो सरकार दोहरा तरीके से हमको माई बाप के तरीके काम करती है। हालांकि एंजल बॉक्स सब्सिडी का WTO विरोध करता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंजल बॉक्स सब्सिडी। तो 2003 सॉरी इसमें 20 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी और 16,88,87.20 करोड़ रुपए पेट्रोलियम सब्सिडी, 1,21,000.10 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी, 27,840.38 करोड़ रुपए तथा अन्य सब्सिडी इसमें बताई गई। अलग प्रकार की सब्सिडी इसमें बताई गई हैं। यदि आपको इकाई दाई सैकड़ा करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। वैसे इधर इकाई है, इधर दहाई, इधर सैकड़ा है, इधर 1000 है, इसके बाद 10,000 है, फिर लाख है। तो इस तरीके से 2,03,420 करोड़ रुपए होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं आता है, मैं उसे बोल दिया हूँ, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा था। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो प्राप्त करता है वो बासमती चावल है। आपको पता होगा कि ये पाकिस्तानी इसको बहुत खाते हैं, इंडियन वाले, और इंडियन से खरीदते हैं, इंडियन से जाकर के बाहर बेचते हैं। ये लोग इतने चालबाज हैं, ठीक है। तो प्रश्नकाल में विकल्प सही उत्तर है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23, 2023-24 में निर्यात अमेरिकी मिलियन में निम्नलिखित है। देखिए बासमती चावल में 47,87.65 करोड़ है 2022-23 में। उसके बाद इसमें यहाँ पर कुछ घटा है, 3971 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे कहवा है और तीसरे पे चाय है।
बस तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगी क्लास आप बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मैं फिर आगे आप बताइएगा, मैं क्वेरीज को सही करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।